पिछले एपिसोड में हमने ये समझा था कि आईपीओ होता क्या है और आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। हमने ये भी बात की थी कि कंपनीज आईपीओ क्यों निकालती हैं। आज के एपिसोड में हम आईपीओ से जुड़े की टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप किसी भी आईपीओ इशू को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए ये सभी टर्म्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम रिसेंटली लिस्टेड बर्गर किंग के आईपीओ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बर्गर किंग के आईपीओ की डिटेल्स पे नजर डालते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट थी 2 दिसंबर 2020 और इसकी क्लोजिंग डेट थी 4 दिसंबर 2020। इस आईपीओ का प्राइस बैंड था 59 रुपीज से 60 रुपीज पर इक्विटी शेयर और इसका मार्केट लॉट था 250 शेयर्स का। इसकी लिस्टिंग डेट थी 14 दिसंबर 2020 की और इसका लिस्टिंग प्राइस था 135 रुपीज पर शेयर। इस आईपीओ का इशू साइज था 810 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू था 450 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल था 360 करोड़ का। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट को एक बार समझ लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन से आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और आईपीओ की क्लोजिंग डेट आईपीओ में अप्लाई करने की आखिरी डेट होती है। बर्गर किंग का आईपीओ 2 दिसंबर 2020 पे ओपन हुआ था और 4 दिसंबर 2020 पे क्लोज हुआ था। आप समझते हैं कि ये लिस्टिंग डेट क्या होती है। लिस्टिंग डेट वो डेट है जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। लिस्टिंग डेट पे कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में स्टार्ट हो जाती है। बर्गर किंग स्टॉक एक्सचेंज पे 14 दिसंबर 2020 को लिस्ट हुआ था। प्राइस बैंड ऑफ एन आईपीओ का क्या मतलब होता है? किसी भी आईपीओ का प्राइस बैंड उसकी लोअर और अपर प्राइस लिमिट डिफाइन करता है। हमारे एग्जाम्पल में बर्गर किंग का प्राइस बैंड 59 to 60 रुपीज पर शेयर था। यहाँ 59 रुपीज पर शेयर लोएस्ट प्राइस है जिस पे इन्वेस्टर्स अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। इस प्राइस को फ्लो प्राइस भी कहते हैं। आईपीओ के प्राइस बैंड की अपर लिमिट को कैप प्राइस कहते हैं, जो बर्गर किंग के केस में 60 रुपीज पर शेयर थी। इसके बाद हम आते हैं कट ऑफ प्राइस पर। कट ऑफ प्राइस वो प्राइस है जिस पे इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू होते हैं। ये ऑफर प्राइस कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक साथ में डिसाइड करते हैं और ये आईपीओ के प्राइस बैंड में से कोई भी प्राइस हो सकता है। हमने कट ऑफ प्राइस को पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया था। बर्गर किंग के केस में कट ऑफ प्राइस आईपीओ के कैप प्राइस के इक्वल रखा गया था, यानी कि 60 रुपीज पर शेयर। अब समझते हैं लॉट साइज के बारे में। जब आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बिड नहीं कर सकते। आपको प्री डिफाइंड लॉट्स में शेयर्स खरीदने होते हैं। बर्गर किंग के केस में एक लॉट 250 शेयर्स का था। आईपीओ में इन्वेस्टर्स 1 लॉट, 2 लॉट्स, 3 लॉट्स एंड सो ऑन के लिए बिड कर सकते हैं। यानी कि बर्गर किंग के केस में इन्वेस्टर्स 250 शेयर्स के मल्टीपल्स में ही बिड्स प्लेस कर सकते थे, यानी कि 250, 500, 750 एंड सो ऑन। जनरली एक लॉट इस तरह बनाया जाता है कि आपको अराउंड 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़े एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगला टर्म है लिस्टिंग प्राइस। जैसा कि हमने पहले बताया था कि लिस्टिंग डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद जिस प्राइस पर कंपनी के स्टॉक्स ओपन होते हैं उसे हम लिस्टिंग प्राइस कहते हैं। बर्गर किंग के केस में स्टॉक्स 135 रुपीज पर शेयर पे लिस्ट हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि आईपीओ का प्राइस बैंड 59 से 60 रुपीज पर शेयर था, पर इसके स्टॉक्स 135 रुपीज पर शेयर पे लिस्ट हुए। इसका मतलब कि कोई भी इन्वेस्टर जिसे बर्गर किंग के आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए होंगे वो अपने शेयर्स 14 दिसंबर 2020 को 135 रुपीज पर शेयर पे बेच सकता था और 125% का रिटर्न बना सकता था। इस रिटर्न को लिस्टिंग गेन्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इशू साइज पे। इशू साइज आईपीओ में ऑफर्ड सभी शेयर्स की टोटल वैल्यू होता है। बर्गर किंग के केस में आईपीओ इशू साइज 810 करोड़ का था, यानी कि 810 करोड़ रुपीस वर्थ के शेयर्स ऑफर किए गए थे। अब समझते हैं फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल को। किसी भी आईपीओ में 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस। जब एक कंपनी आईपीओ लाती है तो वो कैपिटल रेज करने के लिए फ्रेश शेयर्स इशू करती है। वो इस कैपिटल को नए प्रोजेक्ट में, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में या फिर अपनी डेट रिड्यूस करने में यूज कर सकती है। आईपीओ के इस पार्ट को हम फ्रेश इशू कहते हैं। ऑफर फॉर सेल तब होता है जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स सेल करते हैं। इसका मतलब कि ओएफएस के केस में कोई नए शेयर्स इशू नहीं होते और सारा कैपिटल कंपनी के पास जाने के बजाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाता है।
ये एक तरीका है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी से एग्जिट करने का और अपने इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न अर्न करने का। बर्गर किंग के आईपीओ का इशू साइज 810 करोड़ था, जिसमें से 450 करोड़ फ्रेश इशू था और 360 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। अब बात करते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी कि आरएचपी के बारे में। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या आरएचपी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आईपीओ लेके आने वाली कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। ये डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर्स और फंड्स रेज करने के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स को आईपीओ के पोटेंशियल रिस्क के बारे में भी बताता है। बर्गर किंग ने अपने आरएचपी में उनके फाइनेंशियल्स, पास्ट परफॉर्मेंस की डिटेल्स और फ्यूचर आउटलुक के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्होंने ये बताया था कि वो आईपीओ के पैसों से नए रेस्टोरेंट्स खोलना चाहते हैं। और तो और बर्गर किंग ने कंपनी और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लीगल केसेस की डिटेल्स भी शेयर की थी। इसलिए इन्वेस्टर्स को आरएचपी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में। अगर आपने कोई भी आईपीओ ट्रैक किया है तो आपने ग्रे मार्केट प्राइस का नाम तो सुना ही होगा, पर ये ग्रे मार्केट प्राइस आखिर होता क्या है? ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां पर किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं। क्योंकि ये एक अनऑफिशियल मार्केट है, इसलिए इस मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता। यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए कोई ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता। किसी भी आईपीओ के शेयर्स ग्रे मार्केट में तब तक ट्रेड होते हैं जब तक कि कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो जाती। ग्रे मार्केट में जिस प्राइस पे शेयर्स ट्रेड होते हैं उससे इन्वेस्टर्स आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। तो ये थे आईपीओ से रिलेटेड वो सभी टर्म्स जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। जाने से पहले एक सवाल, जब आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ आप ही उस आईपीओ में अप्लाई करते हैं? जी नहीं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में जो एक आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। आशा करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।